नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 सेट हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप जाके उसको देख सकते हैं। फिर से हम दोहरा दें इस बात को। आप जानते हैं कि आपके जो बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का मेजर पोर्शन जो पेपर 1 का है उसमें साइंस है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है और करंट अफेयर्स है। ओके, तो उसी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को हम यहाँ पर दोस्तों अपने कई स्टेजेस के माध्यम से आपको हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको रिवाइज करा दिया जाए ताकि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिटेड हो। ओके, तो आज हम सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे और बहुत सारे बातें करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक थे। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जानते हैं कि 2015 से लेकर 2030 तक 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको कंप्लीट करना है। 2015 से लेकर 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। आपको यदि पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। यूपीपीसीएस में उससे एक क्वेश्चन हाल ही में आया था दोस्तों कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 दे दिया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10, 11, 12, 13, 14 और उसको मैच करने के लिए बताया गया था। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर में किसको रखा गया है। जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, असमानता में कमी। 10वां क्या है, असमानता में कमी। ठीक है, मतलब रिडक्शन इन जो इनडिफरेंस है उसको उसमें कमी। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट क्या है, वह है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। फर्स्ट की बात करें गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, सेकंड की बात करें भूखमरी की पूर्णतः समाप्ति, थर्ड है अच्छा स्वास्थ्य जीवन स्तर, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, 5 क्या है आपका जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता, 6 क्या है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन तो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है क्योंकि आपका जो पेपर 2 है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोस्तों कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से। तो उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे। फिलहाल अभी हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो मतलब कॉन्सेप्ट दिया था, इसके प्रतिपादक कौन थे, ब्रंटलैंड। कौन थे, ब्रंटलैंड 1987 में। ओके, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो कॉन्सेप्ट दिए थे ब्रंटलैंड, हम कल भी बताए थे। पूछता है, आपसे पूछ देगा कि हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। किसी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में दोस्तों हम बताए थे कि हॉट स्पॉट का कंसेप्ट किसने दिया था, नॉर्मन मेयर। किसने, नॉर्मन मेयर। और पूरे दुनिया में भी कितना हॉट स्पॉट है, 34 हॉट स्पॉट है। जिसमें भारत में कितना हॉट स्पॉट है, भारत में 3 हॉट स्पॉट है। कहाँ कहाँ, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय, ये 3 हॉट स्पॉट है अपने यहाँ पर। ठीक है, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया कहीं ना कहीं और सब चीज़ को हम डिस्कस किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, ध्यान रखें। ये जितना भी वन लाइनर है दोस्तों बार बार हम रिपीट करें, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और अमूमन रिपीट होते आता है। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी, नेशनल इन्वायरमेंट राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो नागपुर में। आप याद रखें नेरी, एन फॉर नागपुर, नागपुर में ये एस्टेब्लिश है। नेक्स्ट है इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग। आज हम बस नहीं किए, तो हम तीनों वीडियो में दोस्तों हम इकोलॉजी और इकोसिस्टम शब्द को मतलब कौन टर्म दिया था, उसके फादर ऑफ इकोलॉजी को सब हम डिस्कस किए थे। मुझे पता था कि ये आगे आने वाला है इसलिए हम नहीं किए थे। देखिए, इकोलॉजी टर्म का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल। अपने हम लास्ट वीडियो में भी बताए थे इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। फादर ऑफ इकोलॉजी पूछ दे कौन है, रीटर। फादर ऑफ इकोलॉजी पूछ दे दोस्तों कौन है, रीटर। इसको तो आप अच्छे से ध्यान रख लें, लिख लें और सामने चिपका लें। यदि आपको याद है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको भी याद कर लें। क्वेश्चन आएगा 100% आएगा कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है। टर्म इकोलॉजी कौन दिया था, रीटर। टर्म इकोलॉजी दिया था अर्नेस्ट हैकल। फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर हैं। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी पूछे तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ये तो है इकोलॉजी से रिलेटेड दोस्तों। पूछ दे इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। ओके, इकोसिस्टम शब्द आपको दिया है दोस्तों एजी टांसले। किसने, एजी टांसले। फादर ऑफ इकोसिस्टम इपियोडम, फादर ऑफ इकोसिस्टम इपियोडम। इतना ध्यान रखिए, कम से कम इसमें से कोई एक न एक 100% आएगा, जितना आप बिलीव करें। नेक्स्ट है कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवता क्या कहलाती है। पहले भी डिस्कस किए हैं। कवक मतलब क्या, फंजाई। फंजाई क्या करता है, किसी रूट्स ऑफ हायर प्लांट दोस्तों, जो बड़े बड़े पौधे हैं उसके रूट के साथ एक सहजीवता मतलब सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं, म्यूचुअलिज्म फॉर्म में रहते हैं, जिसको सहजीवता कहते हैं। सहजीवता का मतलब क्या,
आप मेरी कुछ मदद करें, हम आपकी कुछ मदद करेंगे और दोनों साथ साथ रहेंगे। लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकता। जहाँ सहजीवता होगी, जहाँ सिम्बाइट ये होगा दोस्तों सहजीवता, वहाँ दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। अकेले अकेले अगर दोनों को रख दे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसलिए वो साथ ही रहता है। तो उसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा। उसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। एक आप लाइकेन के बारे में हम पहले डिस्कस किए थे। लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका, फंगी और एल्गी का। जो कवक है और शैवाल का, उसको क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कवक और शैवाल का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन उसको लाइकेन कहते हैं। और कवक और पौधे की जड़, किसी पौधे के जड़ का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन उसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में। जो फूड चेन है उसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे मान लीजिए ग्रास है, ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, ग्रास को कौन खाएगा, खरगोश खाएगा। ओके, खरगोश प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। खरगोश को कौन खाएगा, आपका मान लीजिए भल्चर खाएगा, भल्चर नहीं कुत्ता मान लेते हैं, डॉग खाएगा। ठीक है, बताइए खरगोश का जो एनर्जी है डॉग में गया, तो ये एक प्रकार से यूनिडायरेक्शनल। ग्रास का जो एनर्जी खरगोश में गया, खरगोश का एनर्जी डॉग में गया। क्या डॉग का एनर्जी खरगोश में आता है, ऐसा कभी सुने हैं, खरगोश का एनर्जी ग्रास में आता है, तो ये बाई डायरेक्शनल हो जाता है। इसलिए एनर्जी का फ्लो फूड चेन में कैसा है, यूनिडायरेक्शनल दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः होता है। जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में CO2 का क्या होता है, ऑब्वियसली CO2 का रिडक्शन होता है। CO2 रिड्यूस्ड होकर क्या बनाता है, आपका ग्लूकोज बनाता है। और वाटर का क्या होता है, वाटर का होता है ऑक्सीडेशन। वाटर ऑक्सीडाइज होकर एक तो ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है, और ग्लूकोज बनाने में भी हल्का फुल्का हेल्प करता है। तो CO2 का क्या होता है, अपचयन मतलब रिडक्शन होता है, और H2O का होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या होती है। ऑब्वियसली कोई अगर बैलेंस इकोसिस्टम है दोस्तों, बैलेंस इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, वहाँ जो नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होगा वो स्थिर होगा, फिक्स होगा। ओके, तब तो है बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है, सब चीज़ मतलब आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, सब चीज़ स्थिर है। हाँ, नंबर मतलब 10 इसमें से जाएगा तो 10 उसमें से भी जाएगा, 10 इधर आएगा तो 10 उधर भी आएगा, लेकिन ओवरऑल जो देखें आप, रेशियो जो देखेंगे वो आपका बैलेंस रहेगा, 1:1 का ही रेशियो रहेगा, तो स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड होता है। पहले भी बताए थे कि तालाब है कोई दोस्तों, मान लीजिए पॉन्ड है, या एक्वेटिक इकोसिस्टम में कह सकते हैं कि बायोमास का, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो बायोमास का आपका पिरामिड होता है वो हमेशा सदैव उल्टा, मतलब ऑलवेज इन्वर्सली इन्वर्टेड होता है। क्यों, कि देखिए जू प्लैंकटन जो होता है दोस्तों, सबसे पहले तो फाइटोप्लैंक्टन होगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है वहाँ पर, फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन बहुत छोटा जीव होता है। फाइटोप्लैंक्टन क्या एक प्रकार से प्लांट की तरह है, ठीक। उसके ऊपर है जू प्लैंक्टन, उसके ऊपर है स्मॉल फिश, उसके ऊपर है बिग फिश। आप बताइए किसका बायोमास सबसे अधिक होगा, जीव भार किसका होगा, तो बिग फिश का जीव भार ज़्यादा होगा, इसलिए उसको क्या दिए हैं, उसका बेस सबसे ज़्यादा है। स्मॉल फिश का कम होगा इसलिए कम है। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब बायोमास सबसे कम होता है इसलिए कम है। तो इन्वर्टेड पिरामिड होता है। पिरामिड कैसा होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड, ध्यान रखें सदैव उल्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अमोनिया लवण के नाइट्राइट व नाइट्राइट में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्राइट का NO2- का NO3- में हो जाना, NO2- का NO3- में हो जाना, ये क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। यहाँ पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है सुडोमोनास थायोबैसिलस, ये वहाँ पर हेल्प करते हैं नाइट्रिफिकेशन में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दो विभिन्न पारितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र, दो अलग अलग इकोसिस्टम का, मान लीजिए एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है और एक टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम है। एक्वेटिक है और दूसरा है टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। दोनों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र, मतलब दोनों के बीच का जो क्षेत्र आता है, जिसको आप कह सकते हैं कॉमन क्षेत्र कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इकोटोन या इकोलाइन। उसको क्या कहेंगे, इकोटोन या इकोलाइन। ओके, इसको ध्यान रखें। इकोटोन होता है दोस्तों यहाँ पर जो स्पीसीज होती है और डेंसिटी होता है, जो इकोटोन का एरिया होता है वहाँ स्पीसीज और डेंसिटी भी मैक्सिमम होता है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 + H2O, CO2 H2O
सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लीफ में होता है, ग्रीन लीफ में होता है, ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। ठीक, तो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में बने ग्लूकोज को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यही जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक होता है ये कुछ ग्लूकोज में जाता है, ग्लूकोज के कार्बन में, और ये जो ऑक्सीजन होता है यहाँ से ही उसको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो CO2 से ही ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, फर्टिलाइजर जिसमें ऑब्वियसली जिसमें नाइट्रोजन की मैक्सिमम मात्रा पाई जाती है वो क्या है आपका, निर्जल अमोनिया। कौन है, अमोनिया। भूपर्पटी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, क्रस्ट में यदि पूछे दोस्तों, क्रस्ट में यदि पूछे कि मैक्सिमम नंबर में, मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है तो ऑक्सीजन। क्रस्ट में पूछे तो ऑक्सीजन। यदि एटमॉस्फेयर में पूछे, एटमॉस्फेयर में तो आप सभी जानते हैं 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। क्रस्ट में पूछे तो ऑक्सीजन। वायुमंडल का वह भाग जिसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है। ओजोन गैस के बारे में कई दिनों हम बात किए हैं, प्रत्येक वीडियो में बात किए हैं कि ओजोन लेयर कहाँ मिलता है, या ओजोन ये मिलता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन पे जो एक कंजर्वेशन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कब हुआ था दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में। ठीक, सब वीडियो में हमने बात किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में हुआ था। और ये ओजोन डिप्लेशन को लेकर, ओजोन में जो होल है उसको लेकर मतलब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस चलते रहता है। 16 सितंबर को प्रत्येक साल ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक, ये भी बात हम बता चुके थे। मॉन्ट्रियल शहर है कहाँ, तो कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रत्येक मतलब सेट में मिल जाएगा। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आगे भी संभावना है। नेक्स्ट है, सागरीय आहार श्रृंखला में जो एक्वेटिक इकोसिस्टम कहिए या ओशनिक इकोसिस्टम्स कहिए, फूड चेन में पोषण स्तर का कार्य करते हैं। ऑब्वियसली पोषण जो मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन है, बताए थे फाइटोप्लैंक्टन। उसके बाद होता है जू प्लैंक्टन, उसके बाद आपका स्मॉल फिश और लार्ज फिश होता है सागरीय आहार श्रृंखला में। और एक्वेटिक इकोसिस्टम कहिए या आप कह सकते हैं कि ओशियनिक फूड चेन। ओशियनिक फूड चेन में जो पोषण स्तर का कौन काम करता है, फाइटोप्लैंक्टन। और ग्रासलैंड पे पूछे दोस्तों या टेरेस्टेरियल पे, तो टेरेस्टेरियल पे आपका प्लांट हो सकता है, ग्रास हो सकता है, वही प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट, आज भूमियों की रामसर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी है, इसको आप अपडेट कर ले दोस्तों। पहले 47 था, पहले हमारे पास रामसर साइट कितना था, 47 था। लेकिन 2-3 महीना पहले 2 को ऐड किया था, 2-3 महीना पहले 2 ऐड किया था, खिजादिया और बखीरा। खिजादिया गुजरात में, बखीरा आपका उत्तर प्रदेश में, तो 49 हुआ था। ठीक, लेकिन हाल फिलहाल में दोस्तों इस 49 में 5 और रामसर साइट को ऐड किया है। भारत में 5 और रामसर साइट को ऐड किया है, आप टोटल हो गया 54। तो करेंट डाटा 54 का आप ध्यान रखें। यदि क्वेश्चन आता है तो आप 54 को टिक मारे, नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से। मान लीजिए 54 ऑप्शन में नहीं आता है, 47 आता है और 49 भी नहीं है तो 47 मारे। 47 भी नहीं है, 54 भी नहीं है, 49 हो तो 49 मारे। इस हिसाब से आपको तीनों चीज़ हम बता दिए कि पहले 47 था, फिर खिजादिया और बखीरा रामसर साइट को ऐड किया गया था, 49 हुआ। और हाल फिलहाल में 5 और रामसर साइट को ऐड किया है, जिसमें 3 तमिलनाडु से है, एक मिजोरम से है और एक मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से साख्य जो है, साख्य वेटलैंड, उसको ऐड किया है। मिजोरम से आपका पालारम है, इस प्रकार से उसको ऐड किया है मिजोरम से, आप ध्यान रखें। और 3 जो है आपका तमिलनाडु से, तो टोटल 54 है। तो तीनों डाटा आप ध्यान रखें, 54 रामसर साइट है हमारे पास। ये रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को दोस्तों ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को हम लोग प्रत्येक साल वेटलैंड डे या आर्द्रभूमि दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट, 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट IFSR के अनुसार भारत में कुल वृक्ष तथा वनाच्छादित क्षेत्र कितना है, तो 24.56% है टोटल। अगर इंडियन स्टैटिकल फॉरेस्ट रिपोर्ट देखें तो इसमें कितना है, 24.56% पर अभी ट्री है। नेक्स्ट है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1916 में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपका, कोलकाता में है। नेक्स्ट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ये सब पूछता है, जैसे वहाँ पर नेरी के बारे में पूछ रहा था दोस्तों, नेशनल इन्वायरमेंट के बारे में, वो क्या था, नेरी नागपुर में था। एक तो होता है कजरी, कजरी कहाँ है, कजरी जोधपुर में है, ये भी ध्यान रखें, नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर वगैरह पूछता है उसका। जैव विविधता का भंडार कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन को। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसको बायोडाइवर्सिटी का एक प्रकार से कहिए कि स्टोर हाउस है, भंडार है, कहाँ, उस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्यों, यहाँ क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ पर सनलाइट प्रचुर मात्रा में मिलता है। आप जानते हैं कि सनलाइट सभी जीव को ग्रोथ करने के लिए, सभी जीव को, सभी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए
सनलाइट की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ पानी की भी आवश्यकता होती है। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर पानी भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर बारिश होती है, मानसूनी बारिश होती है और सनलाइट तो है ही, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता का भंडार है। इसी क्षेत्र पर होने के कारण जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ब्राज़ील का अमेजन रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जो आप जानते हैं जंगल है और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। प्रवाल के संगठन का मुख्य पदार्थ होता है कैल्शियम कार्बोनेट। प्रवाल का संगठन, प्रवाल जानते हैं कोरल रीफ, कोरल रीफ ये क्या है दोस्तों, तो सिलेंट्रेटा आप पढ़े होंगे कभी 11th या 9th में पढ़े होंगे सिलेंट्रेटा एनिमल किंगडम में, तो वहाँ एक पढ़े होंगे कोरल। सिलेंट्रेटा जो होता है, सिलेंट्रेटा के अंदर एक कोरल आता है, तो उसमें क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसके डेथ होने के बाद ये एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर लेयर जमते जाता है, जैसे कि पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं कोरल का पहाड़ कहते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल का प्रवाल भित्ति कहाँ है, तो आप जानते हैं जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके अंदर। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया, 2002 में, मतलब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब 2002 में पारित किया गया था। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछ दे दोस्तों, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, सॉरी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछ दे तो 1986। फ्लाइंग फॉक्स क्या है, फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ है। चमगादड़ का बोटेनिकल नेम क्या है, फ्लाइंग फॉक्स है। ये क्या है, मैमल्स है, चमगादड़ एक मैमल है, ध्यान रखें, उड़ता है लेकिन मैमल है। भारत का नवीनतम हॉटस्पॉट स्थल कौन है, सुंडालैंड, नवीनतम हॉटस्पॉट लैंड कौन है, सुंडालैंड है। और नेक्स्ट है आपका फांगबुपोई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मिजोरम में। फावांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मिजोरम में स्थित है। नेशनल पार्क से क्वेश्चन आता है, जैसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन है दोस्तों, लेटेस्ट नेशनल पार्क आपका आसाम का है, देहिंगपटके। आसाम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। और साउथ बटन नेशनल पार्क पूछ दे, ये अंडमान निकोबार में है। बिहार का बताए थे आपका वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है बिहार में, अपने यहाँ एक ही नेशनल पार्क है। तो कुछ नेशनल पार्क आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसा ही कुछ न कुछ आती जाएगा, आप उसको बस रिकॉल करें, आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ सेट नंबर 4 से आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन था, इसको जरूर आप 102 बार देखें। अगर कहीं पर बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम पहले भी रिकॉल कर चुके हैं। जो नहीं आता उसको अच्छे से नोटबुक में लिखें, 2 से 3 दिन आप अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों, तो आपको अच्छे से ये रिवाइज हो जाएगा। और आगे जो भी हम सेट करेंगे उसमें ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होगा, ऑब्वियसली कह रहे हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे भी हम देखेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होगा। आपको तब आगे जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको अच्छे से याद होते जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने प्रिपरेशन को अच्छे करने के लिए। पेपर 1 पेपर 2 डेली हम कुछ ना कुछ दोस्तों आपको हम देते रहते हैं। पेपर 2 से भी बहुत सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, और ये पेपर 1 का भी जैसे हम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेट, उसके बाद साइंस का सेट करेंगे, फिर करंट अफेयर्स करेंगे। आप बस बने रहें, देखते रहें, कोई क्वेरी हो तो पूछते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।